हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं। आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 22 फरवरी 2024 को आप निबंध कैसे लिखोगे और कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निबंध है जिसे आपको हर कीमत पर तैयार कर लेना है। तो निबंध लिखने का सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, और एक निबंध लिखने पर आपको पूरे पूरे 7 नंबर मिलेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 7 नंबर का आता है। चलिए मैं इस मॉडल पेपर के द्वारा आपको बता दूं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मॉडल पेपर है हिंदी विषय का। इसका भी सॉल्यूशन से रिलेटेड यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या इस मॉडल पेपर में पूछा गया है 9 के अंतर्गत। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, जिसके लिए निर्धारित हैं कितने अंक? 7 अंक। तो यहाँ पर विषय दिए गए हैं, पहला भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान। यह निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान, देशभक्ति, और जो चौथा है प्रदूषण की समस्या और समाधान। यह निबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, इस विषय पर आपको निबंध कैसे लिखना है बिल्कुल आसान शब्दों में। क्या हेडिंग डालनी है? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 9। और जिस भी नंबर पर होगा आप वो यहाँ पर डाल देंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर 9 भी आप यहाँ भी लिख दीजिएगा। फिर पहले नंबर पर है भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान। फिर इसके बाद रूपरेखा हेडिंग डाली जाएगी। अब इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रस्तावना, भ्रष्टाचार का प्रसार, भ्रष्टाचार का निवारण और उपसंहार, 4 हेडिंग हैं इस निबंध को तैयार करने के लिए। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो 100% ये निबंध आपके सीधे दिमाग में बैठा दूंगा, क्योंकि ऐसा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ इस निबंध को आप जरूर नोट कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना, भ्रष्टाचार का प्रसार, भ्रष्टाचार का निवारण और उपसंहार, 4 हेडिंग्स हैं। अब इनके बारे में कैसे लिखा जाएगा? पहले नंबर पर है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? सामान्य रूप से नीति या विधि से विरुद्ध कोई भी कार्य भ्रष्टाचार की परिभाषा में आता है। यानी जो नीति के खिलाफ है या जो किसी विधि यानी कानून के खिलाफ है, वो कार्य करना भ्रष्टाचार की परिभाषा के अंतर्गत आता है। पर इस समय पूरे समाज में राज कार्य में ऐसी अराजकता का राज है मानो सर्वत्र भ्रष्टाचार का ही बोलबाला हो गया हो। कोई नियम या कानून की बात सोचता ही नहीं, हर एक उसे तोड़ने की फिक्र में दिखाई देता है। कोई भी व्यक्ति नियम या कानून के बारे में जरा भी नहीं सोचता, बल्कि ये सोचता रहता है कि कैसे इस नियम या कानून को तोड़ा जाए। किसी ने ठीक ही कहा है, इस समय पूरा देश भ्रष्टाचार के हाथों में बंधक बन गया है। किसी विद्वान ने कहा है कि इस समय जो है हमारा पूरा देश भ्रष्टाचार के जो है चंगुल में या हाथों में बंध गया है। दूसरी हेडिंग क्या है? भ्रष्टाचार का प्रसार। अब भ्रष्टाचार कहां कहां तक है, तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता दूं, और मैं वादा करता हूं कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा,
यहां से आपके नंबर पक्के होने वाले हैं। तो भ्रष्टाचार का प्रसार, इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? समाज का कोई अंग नहीं हो जो इस समय भ्रष्टाचार से मुक्त हो। समाज का, हमारे समाज का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो इस समय भ्रष्टाचार से क्या हो? मुक्त हो। विद्यार्थी समाज को ही लीजिए, अधिकतर विद्यार्थी वर्ष भर परीक्षा में नकल की योजनाएं बनाते रहते हैं। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि हमें परीक्षा में नकल कैसे ले जाना है, कैसे नकल करना है, इसकी योजनाएं बनाते रहते हैं। परीक्षा के लिए पढ़ाई और तैयारी पर उनका उतना ध्यान नहीं रहता जितना परीक्षा में अवैध साधनों के प्रयोग की तरकीबें सोचने पर। यानी वो परीक्षा में अवैध साधन ले जाने की कई तरकीबें सोचते रहते हैं, हालांकि वो पढ़ाई नहीं करते और इसी तरह की अवैध खोजों का भी प्रयोग करते रहते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे देखेंगे आप सभी, सरकार ने एक नकल विरोधी कानून बनाया तो उसका घोर विरोध हुआ। सरकार ने क्या सोचा कि क्यों ना एक नकल विरोधी कानून बना लिया जाए, लेकिन क्या हुआ? उसका भी घोर विरोध हुआ। सचमुच उसकी घोषणा का असर हुआ। आम चुनाव में उसकी जीत हुई। दूसरे दल ने घोषणा की कि यदि उसकी सरकार बनी तो उसका पहला काम इस नकल विरोधी कानून को निरस्त करना होगा। और क्या हुआ? सचमुच उसकी घोषणा का असर हुआ। आम चुनाव में उसकी जीत हुई और सत्ता संभालते ही उस दल की सरकार ने नकल विरोधी कानून का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, सरकार ने कानून बनाया नकल विरोधी, लेकिन जब विरोधी दल ने घोषणा कर दी कि यदि आप हमें जिता दोगे चुनाव में तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? नकल विरोधी कानून को ही हटा दूंगा। और ऐसा ही हुआ। जब सत्ता आई उसकी तो सबसे पहले उसने क्या किया? उसने जो है नकल विरोधी कानून को हमेशा के लिए स्थगित कर दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करते रहिएगा। इसी तरह से आप भ्रष्टाचार पर निबंध तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल छोटा भी है। यहाँ पर आगे आप लोग ध्यान देंगे, किसी भी दिन का कोई भी दैनिक पत्र उठाकर देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार इस समय समाज पर किस तरह हावी है। आप किसी भी दिन का जो है दैनिक पत्र यानी समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार इस समय समाज पर किस तरह हावी है। इसके अनगिनत रूप हैं और उनमें नृत्य वृद्धि होती जा रही है। साथ ही कानून केवल देखने को बनते हैं, उनके उल्लंघन की बात पहले ही सोच ली जाती है। कानून जो है वो बनते हैं, ये किस लिए? देखने के लिए बनते हैं, लेकिन उनको बनने से पहले ही उनका उल्लंघन करने की बात सोच ली जाती है। कोई भी कार्य हो बिना घूस या रिश्वत के नहीं होता। आपने भी देखा होगा कि कोई भी कार्य हो जहां पर थोड़ी सी भी घूस ना लगी हो, यानी बिना घूस के कोई भी कार्य नहीं होता। हर कार्य के लिए रिश्वत की रकम तय है। कोई भी कार्य आपको करवाना है, इसके लिए जो है रिश्वत की रकम तय है। चतुर वह हैं जो चुपके से उसे अदा करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। चतुर छात्र वह हैं, यानी चतुर व्यक्ति वह हैं जो चुपके से उस कीमत को अदा कर लेते हैं। यदि कोई नैतिकवादी किसी अधिकारी या बाबू से उलझ गया तो समझो उसकी सामत आ गई। अतः तब उसे 9 के 90 देने पड़ जाते हैं। और यह बात हर दिन सरकारी कार्यालय में संपन्न होने वाले कार्यों के बारे में कही जा सकती है।
करोड़ों और अरबों खरबों रुपयों के घोटालों की बात तो मामूली आदमी के समझ में भी नहीं आती। ऐसे घोटालों से लखपति या करोड़पति बने कितने ही राजनेता इस समय भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। करोड़ों और अरबों खरबों रुपयों के घोटाले की बात तो मामूली आदमी के समझ में भी नहीं आती। ऐसे घोटालों से लखपति या करोड़पति बने कितने ही राजनेता इस समय भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। भ्रष्टाचार का दुष्कृत्य ऐसा है कि उसके ओर छोर का पता लगाना सरकार के लिए भी टेढ़ी खीर होती है। और उधर भ्रष्टाचार के आरोपी येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहते हैं। ना उन्हें विवेक का दंश तंग करता है, ना सामाजिक कलंक का टीका उनके माथे पर दिखाई देता है। प्रत्युत उनके अनुयायियों की संख्या हर दिन बढ़ती ही जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग क्या है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भ्रष्टाचार का निवारण। भ्रष्टाचार का यदि निवारण करना है तो इसके लिए क्या करना होगा। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए देश की कानून व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। लोक जीवन में हानि पहुंचाने वाले प्रत्येक भ्रष्ट आचरण के लिए कठोर एवं स्पष्ट कानून बनाने चाहिए। प्रशासनिक ढांचे में सुधार किया जाए। आगे है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए देश की कर प्रणाली को सरल तथा स्पष्ट बनाया जाए ताकि कर बचाने के लिए साठगांठ तथा भ्रष्ट तरीकों को न अपनाया जा सके। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार संबंधी सभी मामलों की जांच को चुस्त एवं निष्पक्ष बनाया जाए। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्तियों को कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, यह तभी संभव है जब राजनेता और सरकारी अधिकारी पूरी तरह ईमानदार हों। किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए शिक्षा प्रणाली में भी क्या होता है, सुधार करना चाहिए। प्रारंभ में ही बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो। मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम हेडिंग कौन सी है, उपसंहार। और इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष यह है कि इस समय देश के सामने जितनी चुनौतियां हैं उनमें भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती है। कोई नहीं बता सकता कि इसका अंत किस तरह होगा। किसी को नहीं पता है कि भ्रष्टाचार का अंत कैसे और किस तरह होगा और कब होगा। भ्रष्टाचार के लिए सरकार को कड़े नियम बनाने होंगे और भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना होगा, कड़े से कड़े नियम बनाने होंगे जिससे कि और बुराइयां देश में व्याप्त ना हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से भ्रष्टाचार पर निबंध आप लिख सकते हैं। कौन कौन सी हेडिंग है यहाँ पर आपको मैं पुनः दिखा दूं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे पहली हेडिंग क्या है। सबसे पहले तो आप जिस निबंध के बारे में लिख रहे हैं उसको यहाँ पर यानी उसका नाम यहाँ पर डालना होगा। फिर रूपरेखा हेडिंग होगी, इसके अंतर्गत मुख्य मुख्य हेडिंग से यहाँ जैसे प्रस्तावना, भ्रष्टाचार का प्रसार, भ्रष्टाचार का निवारण और उपसंहार, इस तरह से प्रस्तावना हेडिंग रहेगी और भ्रष्टाचार का प्रसार इस तरह से। और तीसरे हेडिंग यहाँ पर है भ्रष्टाचार का निवारण। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे लास्ट में यहाँ पर आप देखोगे अंतिम हेडिंग है उपसंहार। तो जब आप इस तरह से भ्रष्टाचार पर निबंध लिखोगे तो आपके ये 7 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और इस निबंध को अपनी नोट्स पर भी लिख लेना है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।